भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। अध्याय 7। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप ये जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूँकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले ये जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है? वो बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती है, जो भूतल के विस्तृत भाग है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इस कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है और प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती है। स्वयं अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है और एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? देखो, भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि इसे असंतुलित किए बिना, भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं से जो भूतल निर्मित है उसका अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भू आकृतिक कारकों के द्वारा किए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों तथा निचले स्तर रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवनें व तरंगे प्रबल अपरदनकारी एवं निक्षेपणकारी कारक है, जिनके साथ अपक्षय व वृद्धकरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक सिक्वेंशियल विकास होता है और प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस न किया जाए, कार्य करती है और उन्हें उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या है? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उसकी विशेषताएं हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताएं जो देखी जा सकती है और तथा कुछ ऐसी जिन्हें देखा नहीं जा सकता। चूँकि भू आकृतिक कारक अपरदन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं, जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता, अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी होते हैं, जैसे समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, जलवायु, जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक सिक्वेंशियल विकास को बाधित कर सकता है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमजल, हिमनद, तरंग और पवनें आदि का समुचित विवरण प्रस्तुत है और यह भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है और इसके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया जाता है। प्रवाहित जल,
आर्द्र आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों और सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतनी ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? स्थलगत प्रवाह ओवरलैंड फ्लो परत अपर्दन का कारण है। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है, ठीक है। ओवरलैंड फ्लो इसका परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी एवं विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती है। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में सरिताएं नदी जल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनाडनॉक्स। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? जब ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है और जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टान क्या अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं और जिन्हें है जो इन अवरोधी चट्टानों के अवशेषों को मोनाडनॉक कहा जाता है। क्या? मोनाडनॉक्स कहते हैं, ठीक। और नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान और पेनी प्लेन कहलाते हैं। और प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से। सबसे पहले युवा अवस्था, यूथ। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाती हैं। इसके बाद ये इसमें दिया गया है होगेनकल धर्मपुरी, जो तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी की एक घाटी दिखाई गई है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आती है मैच्योर यानी कि प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? जल की मात्रा इस अवस्था में अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती है, जो सब्सिडियरी रिवर्स है वो भी आकर मिलती है इसमें। और नदी घाटियाँ वी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान भी इसमें प्रौढ़ावस्था में पाए जाते हैं और जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली चक्र लुप्त हो जाते हैं और ये नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती है। ओल्ड वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत व समतल होते हैं, जिसमें झील, दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का गंभीरीभूत विसर्प लूप, जो इसकी घाटी में कैनियन जैसे सोपान सदृश्य पार्श्वी ढाल पर दर्शाता है। उसके बाद
अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी होती हो जाती है और ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार की घाटी, गोर्ज और कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गोर्ज एक गहरी संकरी घाटी, क्या गहरी और संकरी घाटी है, क्या गोर्ज, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। जो दोनों पार्श्व होते हैं, दोनों किनारे वो तीव्र ढाल के होते हैं और एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गोर्ज की ही भांति गहरी होती है। गोर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है और वास्तव में कैनियन गोर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गोर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदिक छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वर्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उतले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर, गुलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है और जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण हो जाता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड, जिसको प्लंग पूल्स कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप है जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। अधःकर्तित विसर्प या कभीरीभूत विसर्प क्या होते हैं? इनसाइज और इंट्रेंस्ड मेंडर्स, तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्प का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्राय नदी अपरदन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गॉर्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई है। बाढ़ व डेल्टा मैदानों पर बने विसर्प व अधःकर्तित विसर्प में क्या अंतर है? तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। नदी वेदिकाएँ, रिवर ट्रेसेज क्या होती है? रिवर ट्रेसेज क्या होती है? नदी वेदिकाएँ, क्या नदी वेदिकाएँ प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल व नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएँ मुख्यतः अपरदित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएँ हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएँ नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती है और इनके इस स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिका कहते हैं। ये चित्र देख सकते हो, युग्मित वेदिकाएँ, ये अयुग्मित जैसे ये ऊपर नीचे, ये थोड़ी ये ऊपर है, ये जहाँ इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन इन सबकी हाइट बराबर है। ठीक है, देख सकते हो इनकी नहीं है बराबर। जब नदी के केवल तट या पार्श्व पर वेदिकाएँ पाई जाती है तो दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थित या दूसरे किनारों पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न होती है तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित अनपेयर्ड वेदिकाएँ कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएँ उन क्षेत्रों के धीमे भूतान की घोतक है या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति को दिखाते हैं। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, तीसरा विवर्तनिक कारणों से भूतान, और चौथा अगर नदियाँ तट के निकट रहती है, अगर नदियाँ तट के निकट होती है तो समुद्र तल में
बदलाव आदि। निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़ जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ का निर्माण होता है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नदी भार को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो ये शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती है, जिससे जलोढ़ कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ से बहती है वे प्राय अपने वास्तविक वहा मार्ग यानी कि जो बहने वाला मार्ग होता है, मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएँ डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा जलोढ़ की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है और अगर ये भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, लेवलाइज। ठीक है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट वो बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। ये कृष्णा नदी का डेल्टा। ठीक है, बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध या विसर्प विरोधी का गया है। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं और इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी, गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं। और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं और नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं और ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, विसर्प विरोधी का आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्व में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। नदी रोधिकाएँ विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। नदी रोधिकाएँ पॉइंट बार्स या विसर्पी रोधिकाएँ मिंडर बार्स बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएँ प्रवाही जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएँ उसके अवतल तट पर बनती है अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। प्राकृतिक तटबंध विसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न होते हैं इसमें अंतर। नदी विसर्प मिंडर्स क्या है। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती होगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। चित्र 7.7 देख सकते हो। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है। पहला, मंद ढाल पर
मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। दूसरा, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों का बढ़ना। तीसरा, प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, ये भी कारण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, और ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। इसमें है ये मुजफ्फरनगर बिहार के समय विसर्पी बूढ़ी गंडक और दर्शाने वाली उपग्रह से लिया गया चित्र, जिसमें कई साधारण झीलें हैं जो दिखाई दे रही है। ये बाढ़ से बनी है सब। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है। अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी अंडरकटिंग कटाव होते हैं। अवतल किनारों पर कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपरदन से तीव्र कगार स्टीप क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों पर ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील ऑक्सबो लेक बन जाती है। क्या ऑक्सबो गोखुर झील बन जाती है। गुम्फित नदी, ब्रेडेड चैनल्स। यदि नदी द्वारा प्रवाहित नदी भार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और ये प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपरदन करता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाती है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपरदन व निक्षेप आवश्यक है। जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तब छन्नल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमा हो जाता है और नदी छन्नल कई वितरिकाओं में बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती है और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। ये गंडक नदी, सोन नदी के गुम्फित पाइप प्रणाली दर्शन। देखो कई बार क्या होता है कि ये जो इसमें नदियों का जिक्र किया गया है इनसे भी कहीं ना कहीं मतलब कभी सवाल पूछ लेते हैं यूपीएससी नाम से। भौमजल, ग्राउंड वाटर। भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपरदन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है, ठीक है। और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण है। भूमजल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है और इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानों में जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उसमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों में विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरसंस्कृत पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर, लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट टोपोग्राफी स्थल आकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थल आकृतियों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। ये ठीक है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट प्रदेश स्थल आकृतियों की विशेषताएं, ठीक है। ये दोनों विशेषताएं इसकी। अब अपर्दित स्थल रूप पढ़ेंगे। अपर्दित स्थल रूप कुंड, पूल्स, गोलरंध्र, सिंकहोल्स, लैपिस, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और चबूतरे,
पेवेमेंट्स। चूनापत्थर चट्टानों के तल पर गोलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र स्वेलो हॉल्स कहते हैं। गोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये गोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा भी होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन गोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलाप्स सिंक्स के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर गोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उतले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त गोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा गोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातली प्रवाहित जल गोल रंध्र व विलीन रंध्रों से गुजरता हुआ अंत भूमि नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब गोलरंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती है, जिन्हें घाटी रंध्र, वैली सिंक्स या युवालास कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्दों व खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लैपीज कहते हैं। और इन कटकों या लैपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है और कभी कभी लैपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंदराएं, केव्स, ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के कंत्र संस्तर हो, शैल, बालू, पत्थर, क्वार्ट्जाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलामाइट चट्टानें हो या जहाँ सघन व चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है और इसी तल संस्तरण के सारे चूना चट्टानें घुलती है और लंबे व तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्राय कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती है और ऐसी कंदरा सरिताएं जिनके दोनों सिरे खुले हो उन्हें सुरंग या टनल्स कहते हैं। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टिलेक्टाइट, स्टिलेग्माइट और स्तंभ। स्टिलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्राय ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं और ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टिलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और वास्तव में स्टिलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं और ये स्टिलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टिलेग्माइट एक स्तंभ के एक छपटी तस्तरीनुमा आकार या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टिलेग्माइट तथा स्टिलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। कास्ट प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप आकृतियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। हिमनद। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों की रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहंती को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपदीय हिमनद वे हिमनद है जो वृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हो, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है, जो वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा नाम से जाना जाता है। हिमनदों से प्रबल अपर्दन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कृषित चट्टानी पदार्थ प्राय
बड़े गुलास में वो शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत, छोटी पहाड़ियां व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता होता है। हिमनद मलबा हटता होता है और विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धोत आउटवॉश प्लेन रह जाता है। हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। अपर्दित स्थल रूप सर्क क्या होते हैं? क्या सर्क? हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कहाँ? हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हॉर्न या ग्रीस रंग या सीडेटेड कटक सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखे जब तक उनके तल आपस में मिल न जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंगी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, देखो अरेत। ये अरेत के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, पीवाईक्यू मैंने देखा था। तो अरेत क्या है? ठीक है, तीक्ष्ण कटक कहते हैं और इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है और इन कटकों का चढ़ना प्राय असंभव होता है। मतलब ये पूछा गया था कि अरेत क्या है, मतलब हिमानी आकृतियाँ हैं, कचरोड़ा आकृतियाँ, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो ये क्या है? हिमानी आकृतियाँ हिम से बनती है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न, क्या मैटरहॉर्न सबसे ऊंची, तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है। क्या है? ये दोनों चोटी क्या है? हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। किससे? सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। हिमनद घाटी या गर्त, हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है, जो आकार में अंग्रेजी के यू जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्त हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है, इन्हें फियोर्ड कहते हैं। फियोर्ड के बारे में यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर, ठीक है, तो ये मेंस प्रैक्टिस तौर पे आप इनको कर सकते हो। निक्षेपित स्थल रूप, पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड या हिमनद गुलाश्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले व कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनद के तल, किनारों या छोर पर बर्फ के पिघलने से सरिताएं बनती है। कुछ मात्रा में शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धोत आउटवॉश कहलाते हैं। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी धोत आउटवॉश डिपोजिट प्राय स्तरीकृत या वो वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं और हिमनद के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं 4 बचत में। टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ ग्राउंड हिमोड कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। अब एस्कर क्या है? एस्कर ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। ये जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती है। ये जल धारा अपने साथ बड़े गुलास में चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा कर ले आती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। इंपोर्टेंट है, ठीक।
ये तो एस्किमो एस्किमो जो जनजाति है वो भी इसी से नाम पड़ा, जो बर्फ की इग्लू बनाती है उसमें रहती है, ठीक है। एस्कर हिमानी धोत आउटवॉश प्लान्स, ये क्या है? देखो, हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी, मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धोत मैदान निर्मित होते हैं। वहाँ भी नदी के जलोढ़ मैदान वो हिमानी धोत में अंतर स्पर्श करे, ये अंतर, ठीक है। ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो प्रच टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद के दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ से नीचे रहने से होता है। इसका अग्र भाग या स्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है और ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। गुलास्मी मृत्तिका व जलोढ़ में अंतर क्या है? इनका भी स्पष्ट करो अंतर, ठीक है। तरंग व धाराएं, तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी होती है। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारे पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही सागरीय तलतटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप तरंग व धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? तो ये भी ये पूछा गया था यूपीएससी में। तरंग और धाराओं को जो उत्पन्न करने वाले जो बल कौन कौन से हैं वो उनका कुछ दिया गया था, क्वारियो लिस्बल ऐसा कुछ था। यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण अध्ययन पड़े, ठीक है। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं। ये हैं स्थल व समुद्री तल की बनावट, स्थल या समुद्री तल की बनावट। दूसरा, समुद्र उन्मुख यानी कि समुद्र की तरफ उन्मुख और उन्मग्न तट या जलमग्न तट, ठीक है। समुद्री जल स्तर को स्तर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तटों को 2 भागों में कौन कौन से? पहला है ऊंचे चट्टानी तट, जलमग्न तट, ठीक है। दूसरा निम्न यानी समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, सेडिमेंट्री कोस्ट, ठीक है। ये इसको ही उन्मग्न तट कहते हैं, ठीक है, डूबे होते हैं। ऊंचे चट्टानी तट क्या होते हैं? ऊंचे चट्टानी तटों के सारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग भी जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फियोर्ड तट बनते हैं। क्या बनते हैं? फियोर्ड तट बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा गया था। फियोर्ड की विशेषता है, ऐसा कुछ था, ठीक है। और पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपरदित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु क्लिफ का आकार ले लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु क्लिफ के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, ठीक है। और तरंग धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृगु से घिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास तथा उसके निवर्तन में वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ समय चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। जैसे ही तटों के साथ अपरदन प्रारंभ होता है, वैलांचली प्रवाह लॉन्ग शोर करंट व तरंगें इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन, बीचेस और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। रोधिकाएं बार्स जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध यानी बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पीड कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पीड किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तो लैगून निर्मित होते हैं और कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट, निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान व डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है और कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में
जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम या चिकनी होती है। सागरों उन्मुख स्थल मंद ढालों के लिए होता है और तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थल आकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती है तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लेगून व स्पीड निर्मित होते हैं। लेगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थल आकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बड़ी बड़ी नदियाँ जो अधिक नदी भार लाती है निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती है। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन रिट्रीटिंग तट है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियां बहुतायत में है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती है और इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत के भौतिक पर्यावरण की बुक पढ़ें। ठीक है। उच्च चट्टानी व निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाओं व स्थलाकृतियों के संदर्भ में विभिन्न अंतर क्या है। अपरदित स्थल रूप भृगु क्लिफ, वेदिकाएं, ट्रेस, तंद्राएं, केव्स एंड स्टेक। ऐसे तट जहां अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्राय दो मुख्य आकृतियां मिलती है। एक तरंग ग्रसित भृगु और वेदिकाएं पाई जाती है। लगभग सभी समुद्री भृगु की जो ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर तक या उससे अधिक हो सकती है। इसकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त शैल या मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगें टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती है जिससे समुद्री कंदराएं बनती है। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निर्वतन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं और ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भागते समुद्री स्टेक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टेक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की आकृति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व शिंगिल चौड़े पुलिन बीच में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन और टिब्बे ड्यून्स। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियाँ, सरिताओं अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियाँ हैं और कुछ रेत पुलिन सैंडविच जो स्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगिल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुंटिकाएं या गोलाश्मिकाएं होती है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे ड्यून्स के रूप में निक्षेपित होती है। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी चट्टानों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। रोधी का बार्स या रोड बैरियर्स या स्पीट तथा स्पीट। ये बनेंगे समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक को अपतट रोधिका ऑफशोर बार कहलाता है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका बैरियर्स बार कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहानों के सम्मुख बनते हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से झुक जाता है तो इन्हें स्पीट कहते हैं। शीट स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीट विकसित होती है। रोधिकाएं रोध व स्पीट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लेगून में परिवर्तित हो जाती है। लेगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से पुलिन या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लेगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। ये क्या है? गोदावरी नदी स्पीट देख सकते हो। इसमें कि क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती है और इसके बाद रोध पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव है जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैंग्रोव और तलछट सेडिमेंट्री बजट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय आकृतियाँ अपरदित हो जाएगी तथा मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों
कि सीधे प्रथम परिहार झेलने होंगे। देखो ये आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं उससे भी लिंक होता है, ठीक है, ज्योग्राफी से भी होता है, और जो मानव ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, या फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे भी रिलेट करता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेना इंटरनेट के माध्यम से या कहीं से भी। पवन है, विंड्स, उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अन्नचादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे होते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर गर्म वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म व हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है और इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर और वातावृत बनते हैं, ठीक है, तथा अनुवात व उत्वात प्रभाव उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों के विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निस्संदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे छोटे कण व धूल उठाती है, ठीक है, और वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण, स्टन ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थलों में कई रोचक अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थल आकृतियों का निर्माण वृहद चरण और प्रवाहित जल की छादर, बाढ़, शीट फ्लड से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा टोरेंटियल के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है, अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबों को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा, वृष्टि, धोवन, शीट वॉश से भी प्रवाहित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है। क्या? पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है, जो बड़े पत्थर है उसका नहीं कर सकती। और वृहद अपर्दन मुख्यतः परत, बाढ़ या वृष्टि, धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती है। अपरदनात्मक स्थल रूप पेडिमेंट्स, सेडिमेंटरी पेडिमेंट्स या पदस्थली पेडिप्लान। मरुस्थलों में भूदर्शय का विकास मुख्यतः पेडिमेंट्स का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी जो आपके तल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेडिमेंट्स कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन, मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व छादर, बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनी के द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है, जिसके पीछे एक भरकू या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पत्ती को पृष्ठक्षरण बैकवास्टिंग के द्वारा की ढाल के समानांतर निवर्तन, पीछे हटना की क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट्स आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इनसेलबर्ग निर्मित होते हैं, जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप है। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदानों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेडिप्लेन या पदस्थली कहते हैं। प्लाया शील्ड्स होती है। ये क्या होती है? देखो, मरुभूमियों में मैदान प्लेन्स प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवाह मुख्यतः बेसिनों के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती है। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही ठहरता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं और ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हो
कलदर भूमि या क्षारीय अल्कला अल्काली फ्लैट्स कहलाते हैं। अल्काली फ्लैट्स कहलाते, कलदर भूमि या क्षारीय क्षेत्र अल्काली फ्लैट्स। अपवाहन गर्त, डिफ्लेशन हॉलोज या गुहा केव्स, गुफा। पवनों की एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह, पवनों का एक ही दिशा में स्थायी यानी कि परमानेंट प्रवाह से परमानेंट जो फ्लो होता है उससे चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उतरे गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं और इसमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा केव्स कहते हैं। छत्रक, मशरूम्स, टेबल या पेटिका शेल्स। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल और टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा भी मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। बाढ़, चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक स्थलरूपों को वर्णित करें। निक्षेपित स्थलरूप, पवन एक छटाई करने वाला कारक सॉर्टिंग एजेंट भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिससे सॉल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की चटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थलरूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थलरूप विकसित होते हैं। बालू टिब्बे या सैंड ड्यून्स, उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण की उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये बरखान, ये सीफ होते हैं, ये अनुप्रस्थ होते हैं, ये पैराबोलिक, ठीक है, ये आपके अनुदैर्ध्य। नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, जैसे पवन ऐसे जा रही है तो जो रेत के टीले हैं वो भी ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब इसी दिशा में होंगे, ठीक है। ये और बरखान कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं नव चंद्राकार टिब्बे, ठीक है, ऐसे। जहाँ रेतीली धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवैलिक पैराबोलिक बालू के टिब्बों का निर्माण होता है। जैसे वनस्पति, मान लो यहाँ पे एक झाड़ी है, ठीक है, अब ऐसे हवा आ रही है, ठीक है, ऐसे हवा आ रही है तो इनके चारों तरफ जो रेत इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, परवैलिक ऐसे, तो इसको कहते हैं पैराबोलिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवैलिक बालू टिब्बों बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीप बरखान के भांति ही होते हैं। सीप बालू टिब्बों में केवल एक भुजा होती है, ठीक है, जैसे मतलब एक भुजा होती है ऐसे, ये दूसरी भुजा ऐसे नहीं होती, ये एक ही होती भुजा बस, ठीक है, तो ये सीप में होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंची वो अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बों लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे ट्रांसवर्स ड्यून्स प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत पर स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने, ये देख सकते हो MCQ, ठीक है। ये मेंस प्रैक्टिस करने के लिए आप इनको देख सकते हो, पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जलवायु वाला अप्लाई करेंगे। कुछ चित्र इमेज है वो देख लेते हैं। ऊपर गई ये हिमानीधोत मैदान एस्कर ऐसे होते हैं। ये अंतिम हिमोड ड्रमलिन एस्कर हिमानीधोत, ठीक है। ये हिमानीधोत मैदान, ये जो अरेत कॉल श्रृंग ऊपर उठा हुआ जो लगा होता है
मतलब ये सर्क होते हैं। सर्क कैसे होते हैं? सर्क, ये सर्क होते हैं, मतलब जो नदी है वो अपर्दन करती है तो मतलब एक बन जाती है खाई की टाइप की, तो ये सर्क है ये सब। ये रुंडित, ठीक है, नदी। और ये पार्श्विक हिमोड, पार्श्विक हिमोड, ठीक है। ये अंतिम हिमोड, ये हिमानीतोद मैदान, ठीक है। ये विले रंध्र जमीन के नीचे, ठीक है, ये परत ऊपर वाले जमीन की। ये गोल रंध्र, मतलब ये जिसे कहते हैं, ये निपाती रंध्र, ठीक है, ये गोल रंध्र ऐसे। ये स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। ये स्तंभ गुफा, ये स्टेलेग्माइट होते हैं, नीचे वाले स्टेलेग्माइट, ऊपर वाले स्टेलेग्माइट लेक्टाइट, ठीक है। ये घाटी सिंक या युवाला,